हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर वेदांत और ये फोरम है चंद्रा क्लासेस प्रयागराज का। चंद्रा क्लासेस प्रयागराज ने सभी एलटी प्रिलिमिनरी में उत्तीर्ण छात्रों के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन मेंस की जो टेस्ट सीरीज़ है इसकी शुरुआत की है। इसका जो पहला टेस्ट है वो 19 अप्रैल को हो चुका है। कुल मिलाकर के इसमें 10 टेस्ट लिए जाएंगे और सभी टेस्ट में बिल्कुल उसी तरह की फॉर्मेटिंग और आंसर शीट दी जाएगी जिस तरह से आपको कमीशन में मिलेगा, जिसका हम एक आपको डेमो दिखा देते हैं। जैसे देखिए, ये है वो कॉपी जिस कॉपी में आपको टेस्ट देना है और इसी कॉपी में देखिए तो यहाँ पर ऊपर क्वेश्चन लिखे हुए हैं और क्वेश्चन के बाद ये स्पेस दिया गया है, फिर क्वेश्चन लिखे हुए हैं, फिर ये स्पेस दिया गया है, ठीक है ना। फिर ये क्वेश्चन है, फिर ये स्पेस है। इस तरह से दोनों ही तरह के जो आपके प्रश्न हैं, जैसा कि आपको पता है कि इस एग्जामिनेशन के इसकी जो मुख्य परीक्षा है उस मुख्य परीक्षा में कुल मिलाकर के 200 मार्क्स के अंतर्गत दो तरह के क्वेश्चन दिए जाएंगे, है ना। जो आपके पास खंड का है, इस खंड का में कुल मिलाकर के आपके पास 10 क्वेश्चन होंगे और ये जो 10 क्वेश्चन हैं, ये 10 क्वेश्चन का जो मैक्सिमम मार्क्स होगा वो 8 नंबर प्रति क्वेश्चन के हिसाब से 80 नंबर का होगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर के खंड का में आपको 125 शब्दों में जवाब देना है। हर सवाल का जवाब 125 शब्दों में देना है, यानी ना तो 125 शब्दों से कम और ना ही ज़्यादा। उसमें एक सेंटेंस का यानी ऑलमोस्ट 10-12 जो शब्द हैं वो कम ज़्यादा हो सकते हैं। तो आप मान के चलिए कि 125 शब्दों का जो आंसर है वो ऑलमोस्ट 115 में या अधिकतम 135-40 के शब्दों के अंतर्गत खत्म हो जाना चाहिए। तो 125 शब्द प्रति प्रश्न के हिसाब से आपको उत्तर देने हैं और इस तरह के सवाल होंगे 10 और इनके हर सवाल के जो मार्क्स होंगे वो 8। इसका मतलब हुआ कि कुल मिलाकर के 80 मार्क्स का ये खंड होगा, ठीक है। तो जब कभी भी आप सोशल साइंस का कोई पेपर उठाते हैं तो उस पेपर में आप देखेंगे कि शुरुआत में ही 125 शब्दों के आंसर आपको देने होंगे। क्वेश्चन की संख्या होगी 10 और हर सवाल का जो जवाब होगा उसका मैक्सिमम मार्क्स होगा 8, यानी कुल मिलाकर के 80 नंबर का। फिर इसके बाद दूसरा पार्ट इसका होगा खंड खा, ठीक है। खंड खा में आपको 125 शब्दों की जगह पर प्रत्येक प्रश्नों के जवाब ऑलमोस्ट 200 शब्दों में देने होंगे, ठीक है। तो यहां पर भी आप मान के चलिए कि आप 185 से लगा करके 210 शब्दों के बीच में ये आंसर दे सकते हैं। अगर एग्जैक्टली 200 नहीं होता है तो थोड़ा सा कम ज़्यादा आप 10-15 शब्द कम ज़्यादा लिख सकते हैं। तो कुल मिलाकर के 200 शब्दों के आधार पर आपके पास ये क्वेश्चन होंगे 10 और इनके जो मार्क्स होंगे वो होंगे 12 और इस तरह से कुल मिलाकर के 120 मार्क्स का ये आंसर होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से ये आपको क्वेश्चन पेपर में 20 क्वेश्चन होंगे, 20 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन होंगे 8-8 नंबर के 80 नंबर का, जिसको आपको लिखना होगा प्रत्येक प्रश्न में 125-25 शब्द। दूसरे में 200 शब्द लिखने हैं आपको, इसके भी 10 क्वेश्चन होंगे। प्रत्येक प्रश्न के जवाब के लिए मैक्सिमम मार्क्स निर्धारित किए गए हैं 12, यानी कुल मिलाकर 120 और इस तरह से 120 + 80 यानी कुल मिलाकर के आपके पास मैक्सिमम मार्क्स होंगे 200 और 200 में आप मैक्सिमम जितना गेन करेंगे उसके आधार पर आपका जो सिलेक्शन है, आपका जो चयन है वो निर्धारित होगा, ठीक है। तो ये हमने तो आपको संक्षेप में समझाने की कोशिश की कि आखिर एलटीई मेंस की टेस्ट सीरीज में बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं और इनको ऑफलाइन और ऑनलाइन, यानी चाहे आप चंद्रा क्लासेस प्रयागराज के जो ये स्वराज भवन के पास ये सेंटर है, यहाँ पर आप या तो ऑफलाइन आकर के एग्ज़ाम दे सकते हैं या फिर ऑनलाइन भी आप ये टेस्ट सीरीज़ ले सकते हैं। दोनों ही स्थितियों में
आप जो कुछ भी लिखेंगे वो 3 घंटे के अंतर्गत आपको लिखना है, ये सारे जो अभी हमने जिस फॉर्मेट में आपको बताया। और इसके बाद इसकी जो कॉपी है वो हम चेक करेंगे और चेक करके बिल्कुल वैसे ही आपको जो मार्किंग है वो की जाएगी। इससे आपको ये अंदाज़ लगेगा कि आपकी स्थिति अपने सिलेक्शन की ओर, अपनी मंजिल की ओर कहाँ तक हो चुकी है और कितना भी उसमें कमी है या कहाँ तक आपको और आगे जाना है, अपने आप को कितना मजबूत करना है। इस तरह से जो आत्ममूल्यांकन है वो एक संस्थान के गाइडेंस में मिलता जाएगा आपको। ये जो टेस्ट सीरीज़ है ये हर हफ्ते इसमें 3 टेस्ट होंगे, है ना। मंगलवार के बाद बृहस्पतिवार और शनिवार, है ना, जिसको संक्षेप में आप कहते हैं TTS, है ना, ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे। और जब कभी भी ये आप क्वेश्चन पेपर आके देंगे या ऑनलाइन आप लेंगे तो उसके बाद जिस दिन आप अगला टेस्ट देने आएंगे उस टाइम आपको पिछली वाली जो चेक की गई कॉपी है वो आपको दी जाएगी और हमारी तरफ से आपको एक वीडियो बना करके उन आंसर के जो वास्तविक उत्तर हैं या कह सकते हैं कि जो एक्सपेक्टेड जो आंसर है कि क्या आपसे अपेक्षा करता है कमीशन, उस तरह की सारी बातें यानी उसका जो सॉल्व आधार है वो हम आपको उपलब्ध कराएंगे। तो आज का वीडियो फर्स्ट टेस्ट के दिए गए सवालों के जवाब को लेकर के है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं अब। तो हमारे हाथ में है ये सोशल साइंस के टेस्ट का पहला पेपर, है ना, जिसका संबंध है नागरिक शास्त्र या पॉलिटिकल साइंस से। और इस पॉलिटिकल साइंस में जो प्रश्न दिए गए हैं, ये जो पहला सवाल है ये 125 शब्दों का है और 125 शब्दों में ये पहला सवाल आपको बताया जा रहा है कि राज्य की उत्पत्ति के विकासवादी सिद्धांत पर प्रकाश डालिए। राज्य की उत्पत्ति के विकासवादी सिद्धांत पर प्रकाश डालिए, यानी सिंपल सी बात इसमें पूछी गई है कि जो राज्य की उत्पत्ति से संबंधित विभिन्न प्रकार के सिद्धांत हैं, अवधारणाएं हैं, उन अवधारणाओं में कौन सी अवधारणा जो विकासवादी अवधारणा है ना, इस पर सवाल किया गया है। आपको मालूम है कि राज्य की उत्पत्ति के संदर्भ में दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत, सामाजिक समझौते का सिद्धांत, है ना, विकासवादी सिद्धांत, शक्ति का सिद्धांत, है ना, परिवार का सिद्धांत, अलग अलग तरह के जो सिद्धांत हैं वो प्रचलन में हैं। इनमें से विकासवादी सिद्धांत की बात यहाँ पर आपसे प्रश्न किया गया है, इसको आपको 125 शब्दों में लिखना है, ठीक है। तो अब इस सवाल का जवाब और इसे आप कैसे लिखेंगे इस पर हम बात करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ तो आपको ये देखनी है कि आपसे प्रश्न क्या किया गया है। जैसे यहाँ पर किया गया है विकासवादी सिद्धांत, तो इसका सीधा सा तात्पर्य है कि आपके पास शब्दों का बहुत ही सीमित भंडार है, क्योंकि आपको लिखना है इसको कितने में, 125 शब्दों में। तो स्वाभाविक है कि 125 शब्दों में अगर आप कोई चीज़ लिखने जा रहे हैं तो आपके पास इतना टाइम नहीं है, इतने शब्द नहीं हैं कि आप उसको अनावश्यक रूप से उसकी पृष्ठभूमि या उसकी प्रस्तावना में लिख करके व्यर्थ करें, ठीक है। तो बिना किसी बहस के, बिना किसी पृष्ठभूमि के, बिना किसी प्रस्तावना के सीधे अपने आंसर पर आपको आना चाहिए, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। लिमिटेड शब्दों के जो भी आंसर होते हैं, चाहे वो 125 शब्द के हों, चाहे 200 शब्द के हों, 150 शब्द के हों, वहाँ पर आपको सीधे अपनी बात शुरू करनी होती है, क्योंकि अगर आप अपनी बात सीधे नहीं शुरू करते हैं तो स्वाभाविक है कि आपकी शब्द संख्या ज़्यादा हो जाएगी और ओवरऑल आपकी स्थिति ऐसी बनेगी कि या तो आप क्वेश्चन पेपर पूरा नहीं कर पाएंगे और या फिर आप आखिरी कुछ सवालों में जो आपकी राइटिंग है वो इस कदर खराब हो सकती है कि फिर वो अस्पष्ट इतनी हो जाए कि वो पढ़ने में ना आए। तो दोनों ही स्थितियों में जो आपका एग्जामिनेशन का जो कह सकते हैं कि उसका जो पर्पज़ है, उसका जो उद्देश्य है, प्रयोजन है, वो व्यर्थ हो जाएगा। तो विकासवादी सिद्धांत पे हम सीधे 125 शब्दों में लिखना जब शुरू करेंगे तो बिना किसी पृष्ठभूमि के और बिना किसी बात के सीधे लिखना शुरू करेंगे कि राज्य की उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धांतों में जो विकासवादी सिद्धांत है ये ही सबसे ज़्यादा अधुनातन और सर्वाधिक मान्य है। और इसके अंतर्गत देखिए, पहले ही सेंटेंस से आंसर शुरू हो गया, इसके अंतर्गत सीधे सीधे राज्य को ना तो किसी प्रकार की दैवी संस्था माना गया है, ना ही किसी प्रकार की ये मानवकृत संस्था माना गया है, बल्कि ये एक प्रकार के ऐतिहासिक विकास का परिणाम बताया गया है।
ठीक है। तो ये इसका मतलब ये हुआ कि हमने दो शब्द प्रयोग करके कि ना तो ये प्राकृतिक संस्था है ना ये दैवी संस्था है, ऐसा बोल करके देखा जाए तो जो दूसरे और सिद्धांत हैं हमने उनके बीच से विकासवादी सिद्धांत का जो रास्ता है वो निर्धारित कर दिया। ठीक है ना। तो यहां पर हमने पहले सेंटेंस में ही क्लियर कर दिया कि वास्तव में इस सिद्धांत के अनुसार, इस अवधारणा के अनुसार ना तो किसी प्रकार की इसके राज्य को कोई दैवी संस्था माना जाता है, न किसी प्रकार की इसको मानवकृत संस्था माना जाता है, बल्कि ये एक प्रकार का ऐतिहासिक विकासवाद यानी क्रमशः धीरे धीरे ये बढ़ते हुए संस्थाओं के बढ़ने का ये परिणाम है। ठीक है। और इसके बाद हम सीधे ये बता दें कि ये कहां से कहां तक बढ़ा। तो अगली लाइन में यानी अगले सेंटेंस में हम इसमें बताना शुरू करेंगे कि किस तरह से जो पहले समाज का स्वरूप था वो एक प्रकार से कबीलाई था। ठीक है। और कबीलाई के बाद अगर हम पाश्चात्य परिप्रेक्ष्य में देखें तो वहां पर जो प्राचीन राज्य का क्या उदाहरण है, वहां पर ग्रीको रोमन राज्य का डेवलपमेंट हुआ। और अगर उसको भारतीय संदर्भ में देखें तो स्वाभाविक है कि इसके बाद का जो राज्य है वो समाज कैसा है, वो प्राचीन समाज या प्राच्य समाज है। ठीक है। अब यही प्राच्य समाज वेस्टर्न परिप्रेक्ष्य में क्या बन जाता है, वहां पर आप यहां पे कह सकते हैं कि यहां पर पहले ग्रीक समाज की यानी ग्रीक जो नगर राज्य थे और जो रोमन साम्राज्य था उसके रूप में राज्य का विकास हुआ। खैर, हाँ, हम यहां पे सीधे सीधे करें कि कबीलाई है, कबीलाई के बाद फिर वो प्राचीन समाज के रूप में है। प्राचीन समाज के बाद जो मध्यकालीन समाज है जिसको हम सामंतवादी समाज कहते हैं। ठीक है। तो इसके बाद फिर सामंतवादी जो समाज है इसका डेवलपमेंट हुआ और इसके बाद फिर जो हमारे पास औद्योगिक समाज है या आधुनिक समाज है ये सामने आया। ठीक है। इस तरह से ये विकासवादी सिद्धांत अपने इन चरणों पर आगे बढ़ता है। ठीक है ना। तो यहां पर बहुत सिंपल तरीके से अगर आप देखें तो आपने 2-3 सेंटेंस में ही जो विकासवादी सिद्धांत की जो मूल अवधारणा है उसको आपने कोशिश की कि वो क्लियर हो जाए। ठीक है। अब यहां पर यह भी आपको ध्यान रखना है कि किस तरह से आपने इस सेंटेंस को लिखने के बाद फिर आगे बढ़ते हुए आपने ये बताया कि एक जो विचारक हैं ना, ब्लंट्सली भी लिखा जाता है, ब्लंट्सले भी लिखा जाता है। तो जो ये विचारक हैं ब्लंट्सली या ब्लंट्सले, इन्होंने किस तरह से विकासवादी सिद्धांत में जो दूसरे और अवधारणाएं हैं, दूसरे और सिद्धांत हैं, उनको एकोमोडेट करने की कोशिश की है। ये जो एकोमोडेट करने की कोशिश की है, उन्होंने बताया है कि विकासवादी सिद्धांत में किसी एक विशेष प्रकार की चीज को हम आगे लेकर के नहीं चलते हैं, है ना। जैसे कि दैवी उत्पत्ति में, अब देखिए ये एनालिसिस का पैरा है आपका, जो सेकंड पैरा चल रहा है ये एनालिसिस का पैरा है। जैसे कि दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत में धार्मिकता महत्वपूर्ण है, रक्त संबंधी सिद्धांत में वो जो सामाजिक परिप्रेक्ष्य है वो ज़्यादा कह सकते हैं कि अग्रणी भूमिका निभा रहा है। शक्ति आधारित या बल आधारित सिद्धांत जो बताया गया कि तलवार के बल पर राज्य का विकास हुआ, स्वाभाविक है कि वो शक्ति पर ज़्यादा बल दे रहा है। ठीक है ना। इसी तरह से जो सामाजिक समझौते का सिद्धांत है वो समाज की जो आवश्यकताएं हैं, जो समाज की जो प्रवृत्तियां हैं, है ना, उनके परिणाम स्वरूप ऐसा हुआ है। लेकिन जो विकासवादी सिद्धांत है इसमें सभी का जो समाहार है वो हो जाता है, क्योंकि जो मनुष्य है स्वाभाविक है कि वो न केवल तर्क के आधार पर काम करता है बल्कि उसके अंदर भावनाएं भी होती हैं। तो इस विकासवादी सिद्धांत में धर्म का भी प्रभाव पड़ा, शक्ति बल अथवा तलवार का भी प्रभाव पड़ा। इसमें जो सामाजिक आवश्यकताएं हैं, सामाजिक जो प्रवृत्तियां हैं, जिस प्रकार से प्रवृत्तियां धीरे धीरे बढ़ी हैं, उनका भी असर आया। जो इस प्रकार के परिवार बन रहे थे, उन परिवार के रक्त संबंधों के आधार पर जिस प्रकार की आर्थिक गतिविधियां की जा रही थीं, उनका भी इसमें सहयोग है। वो सब मिलकर के अपने आप को साकार करते हैं विकासवादी सिद्धांत के अंतर्गत। ठीक है। और इसी अर्थ में आप कह सकते हो कि इसमें सभी प्रकार की जो विचारधाराएं हैं उनका समाहार होने के कारण ही विकासवादी सिद्धांत सबसे ज्यादा आधुनिक, अद्यतन और साथ ही साथ सर्वमान्य माना जाता है। यहां पर आपका यह आंसर खत्म हो गया। तो इस तरह से आप कह सकते हो कि कुल मिलाकर के आपने 3 पैरा यूज किया। ठीक है। पैरा नंबर 1 जो आपने लिखा
उसमें आपने 2 सेंटेंसेस में बताया कि किस प्रकार से राज्य जो विकासवादी सिद्धांत है ये राज्य को न तो कृत्रिम संस्था मानता है और न ही किसी प्रकार की दैवी या प्राकृतिक संस्था मानता है। ठीक है, ये एक स्वाभाविक विकास की परिणति को स्वीकार करता है। उसी के साथ आपने बताया कि विकासवादी सिद्धांत जो है वो वस्तुतः समाज में जो धीरे धीरे समाज के स्वरूप में डेवलपमेंट हुआ है, जैसे जैसे मानव सभ्यता बढ़ी है, वस्तुतः उसी के क्रम में चलते हुए वो आज की स्थिति में पहुंचा है। दूसरे पैराग्राफ में आपने बहुत स्पष्ट शब्दों में ये बताने की कोशिश की कि किस प्रकार से हम कबीलाई समाज से लगा करके आधुनिक औद्योगिक समाज तक पहुंचे ना। 2 सेंटेंसेस के हुए और इसके बाद आपने फिर बताने की शुरुआत की कि वस्तुतः जो ब्लेंड्सले हैं उन्होंने ये स्पष्ट किया कि इस प्रकार के विकास में केवल और केवल सामाजिक प्रवृत्तियों का ही नहीं बल्कि हर प्रकार की जो प्रवृत्तियां हैं, चाहे वो मनुष्य की धार्मिक प्रवृत्तियां हों, चाहे वो शक्ति संबंधी उसकी अवधारणा रही हो, चाहे वो सामाजिक आवश्यकता की रही हो, चाहे उसके आर्थिक कारक रहे हों, सबको मिलाने के बाद सभी का कहीं ना कहीं योगदान रहा है और उसी के आधार पर यह विकास संभव हुआ है। इस एनालिटिकल पैरा के बाद, ठीक है ना, यहां पर आपने उसका एक तरह से कह सकते हैं कि आपने एक प्रकार का परिचय दिया, दूसरे वाले में आपने इसका विश्लेषण कर दिया ना। ये विश्लेषण जैसा हमने कहा कि ब्लेंड्सले के आधार पे किया और इसके बाद फिर आपने ये बताया कि चूंकि राज्य के विकास में सभी प्रकार की प्रवृत्तियों का समाहार है, इसी कारण से जो विकासवादी सिद्धांत है वो वास्तव में सर्वमान्य है या सबसे ज़्यादा अधिक लोग इसको स्वीकार करते हैं और साथ ही साथ क्योंकि सभी को अपना चेहरा दिखता है और साथ ही साथ ये भी स्पष्ट कर दीजिए कि यही सबसे ज़्यादा अधुनातन या लेटेस्ट जो अवधारणा है वो है। तो इस सेंस में इसका एक प्रकार से आपने निष्कर्ष लिख दिया और यहाँ पर आपका आंसर कंप्लीट हो गया। अब इस प्रकार के आंसर में बहुत मुश्किल है कि आपके जो मार्क्स हैं वो कटें, बल्कि निश्चित रूप से इसमें 6, 6.5, 7 नंबर तक आपको आसानी से मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका पहला सवाल। अब इसी तरह के आगे के सवालों में हम अब संक्षेप में बताना शुरू करेंगे। जैसे कि अगला सवाल इसमें दिया गया था टेस्ट में कि सामाजिक समझौते के सिद्धांत में लॉक के विचारों को स्पष्ट कीजिए। अब यहां पर सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी बाय लॉक, तो लॉक का यहां पर सामाजिक समझौते का सिद्धांत आया, तो इसका मतलब हुआ कि यहां पर आप हॉब्स को लेकर के ज्यादा बातें नहीं करेंगे, आप सीधे सीधे कहेंगे कि सामाजिक समझौते का सिद्धांत सामाजिक प्रवृत्तियों की आवश्यकताओं को देखते हुए निर्धारित किया गया और इसका प्रतिपादन सबसे पहले पाश्चात्य जगत में हॉब्स ने किया, किंतु उसकी कमियों को लॉक ने सुधारते हुए यह स्पष्ट किया। बस अब इसके बाद आपका पैरा शुरू हो जाता है और वहां पर आप पहले ही पैराग्राफ की आखिरी लाइन में यह स्पष्ट कर दीजिए कि लॉक ने किस प्रकार से हॉब्स के विचारों में जो उसका कह सकते हैं कि जो उसका प्राइमरी समाज था, उसका जो एक प्राकृतिक अवस्था थी, है ना, नेचुरल स्टेट था, उस प्राकृतिक अवस्था को लॉक ने बताया था कि ये बहुत ज़्यादा घृणित और बहुत ज़्यादा कह सकते हो कि मनुष्य कैसा था, वो बहुत ज़्यादा स्वार्थी था, लोभी था, है ना, आतताई था, लेकिन यहाँ पर उन्होंने माना कि वो बहुत ही विवेकशील और सभ्य था। ठीक है, और इसके बाद फिर जैसे जैसे डेवलप हुआ वैसे वैसे यहाँ पर क्या हुआ, सामाजिक जो समझौता हुआ वो हुआ और सामाजिक समझौते के परिणाम स्वरूप क्या हुआ, यहाँ पर 2 चीज़ें सामने आई, एक तो नागरिक समाज, सिविल सोसाइटी, और दूसरा सरकार या राज्य। ये 2 चीज़ें समझौते के परिणाम स्वरूप आई। तीसरी चीज आप बताइए कि इसमें जो सरकार या राज्य है वहां पर उसका जो स्वरूप है वो एक प्रकार से ट्रस्टी के रूप में दिखाया गया है। इसीलिए सामाजिक समझौते में जो समझौता करने वाले मनुष्य हैं, यानी समाज के जो कह सकते हैं कि जो लोग हैं, उन्होंने अपने जो प्राकृतिक अधिकार थे, संपत्ति का, सुरक्षा का, ना, जीवन की सुरक्षा का, संपत्ति का और सबसे इंपॉर्टेंट स्वतंत्रता का, इन तीनों अधिकारों को लेकर के उन्होंने बहुत ही सीमित रूप से इनको ट्रस्टी के रूप में सरकार को सौंपा, है ना। ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने सारे अधिकार सरकार को दे दिया और सरकार की सदिच्छा पर, है ना, उसकी शुभेच्छा पर अपने आप को निर्भर कर दिया, बल्कि वहां पर उन्होंने क्या किया कि इन सब के लिए उन्होंने अपने सीमित अधिकार छोड़े और वो अधिकार उन्होंने सरकार को दिए। यही कारण है कि अगर सरकार अपने पर्पस में पूरा नहीं करती, अपने सरकार अपने पर्पस को पूरा नहीं करती है, यानी वो जीवन की सुरक्षा, संपत्ति की सुरक्षा और स्वतंत्रता जो मनुष्य की है, इसकी जो अपेक्षाएं हैं, अगर उसको कंप्लीट नहीं करती है तो स्वाभाविक है कि वो विद्रोह कर सकते हैं।
ठीक है ना। तो इसका था कि प्राकृतिक अवस्था, सामाजिक समझौते का स्वरूप, सरकार का ट्रस्टी रूप और फाइनली विद्रोह का अधिकार। ये 4 बातें लॉक की आपको लिखनी है ना, पृष्ठभूमि में हॉब्स को रखते हुए। और उसके बाद आपको ये बात बता देनी है कि वस्तुतः इस रूप में लॉक ने सामाजिक समझौते का जो सिद्धांत है उसको एक तार्किक वैज्ञानिक स्वरूप देने के साथ साथ उसको उन्होंने इस अद्यतन रूप में पहुंचाया, जिसके आगे जो लोकतंत्र है उसका जो रास्ता है वो साफ हुआ। ठीक है, तो इस तरह से आपने सामाजिक समझौते के सिद्धांत का आंसर 125 शब्दों में लिख देंगे। अगला प्रश्न हमारा है कि संवैधानिक उपचारों के रूप में जारी किए जाने वाले 5 रिट्स की तुलना कीजिए। है ना, यहां पर जो 5 रिट्स हैं उनका कंपैरिजन करना है। तो यहां पर भी आपको ये नहीं कि मूलाधिकार के बारे में आप बताना शुरू कर दीजिए, बल्कि आपको सीधे कहना है कि हमारे पास अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 32 में सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 226 में हाई कोर्ट के माध्यम से मूलाधिकारों के हनन की स्थिति में ना संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्राप्त है ना। आप देख रहे हैं ना कि हम पहली लाइन कैसे बता रहे हैं आपको, पहली लाइन में ही सारी बातें आप समेट देते हैं, है ना। ये नहीं कि अनावश्यक आपने मूलाधिकारों को बताया हमारे पास कितने मूलाधिकार हैं, मूलाधिकार कहाँ लिए गए हैं, मूलाधिकार का चैप्टर क्या है, मूलाधिकार कहाँ से कहाँ तक वर्णित है, ये सारी कोई बातें नहीं। सीधी बात कि जो भी हमारे मूलाधिकार हैं अगर उनका उल्लंघन होता है तो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 226 के अंतर्गत हाई कोर्ट को रिट्स के माध्यम से संवैधानिक उपचार उपलब्ध कराने का जो प्रावधान है वो संविधान में उपलब्ध कराया गया। अब इसके बाद आप सीधे आ जाइए अपने आंसर पर, और वो आंसर ये है कि इनकी तुलना करनी है। इसका मतलब ये भी नहीं कि आप इसमें हैबियस कार्पस, परमादेश, अधिकार परीक्षा इन सब को लेकर के डिटेल करते शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपसे 5 रिट्स का वर्णन नहीं पूछा गया है बल्कि 5 रिट्स की तुलना पूछी गई है। इसीलिए आप बताएंगे दूसरे पैराग्राफ में कि हमारे पास जो बंदी प्रत्यक्षीकरण है, पहली रिट है, वस्तुतः ये रिट ऐसी है जो सबसे ज़्यादा व्यापक है। क्यों? क्योंकि ये निजी व्यक्ति के खिलाफ भी और सरकार यानी राज्य के खिलाफ, है ना, दोनों के ही विरुद्ध जारी होती है, जबकि जो बाकी रिट्स हैं उनमें से कोई भी निजी व्यक्ति के विरुद्ध नहीं जारी की जाती है। ठीक है, लेकिन साथ में ये भी स्पष्ट करते जाइए आधी लाइन में कि वस्तुतः ये चीज़ जो यानी बंदी जो प्रत्यक्षीकरण है, ये जो न्यायिक हिरासत में लोग हैं, है ना, या फिर जो न्यायालय के द्वारा जिनको कैद किया गया है या निरुद्ध किया गया है, उनके ऊपर ये जारी नहीं होती हैं, और इनका अपवाद जो निवारक नजरबंदी कानून है उनको भी रखा जाता है। दूसरे प्रकार की वो रिट्स हैं जो केवल और केवल राज्य के विरुद्ध जारी होती हैं, यानी निजी व्यक्तियों के खिलाफ जारी नहीं होती, केवल राज्य के खिलाफ जारी होती हैं। कौन कौन सी हैं? वो हैं परमादेश और अधिकार परीक्षा। ठीक है ना। अब इसमें जो परमादेश है इसके बारे में और अधिकार परीक्षा में अंतर बताते हुए यानी इसकी तुलना करते हुए बताइएगा कि जब राज्य बताए हुए या राज्य के लिए जो निर्दिष्ट कर्तव्य हैं अगर वो उसे पूरा नहीं करता तो वहां पर कोर्ट परमादेश जारी करता है, और अगर वो अपने अधिकार क्षेत्र से अधिक कार्य करने की कोशिश करता है तो वहां पर अधिकार परीक्षा जारी करता है। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि ना तो इसमें हमने बंदी प्रत्यक्षीकरण का की डेफिनेशन बताई और उसका स्वरूप बताना शुरू किया, ना ही हमने परमादेश ना ही अधिकार परीक्षा, बल्कि हम क्या कर रहे हैं, आपस में कंपैरिजन कर रहे हैं क्योंकि तुलना पूछी गई है ना। यहीं पर गड़बड़ होता है क्योंकि जब आप डिटेल देने लगते हैं तो आपको लगता है कि हम तो सारी चीज़ों का हमने खूब विस्तार से बताया, फिर भी मार्क्स क्यों नहीं मिले। मार्क्स इसलिए नहीं मिले क्योंकि आपसे जो अपेक्षा थी आपने वो पूरा नहीं किया। अपेक्षा आपसे थी ही नहीं कि आप रिट्स का वर्णन करिए, अपेक्षा आपसे थी ही नहीं कि मूलाधिकार के बारे में आप बताइए। अपेक्षा तो आपसे सिर्फ ये है कि जो संवैधानिक उपचार उपलब्ध हैं आप उसमें सिर्फ तुलना करिए। तो यहाँ पर तुलना हुआ कि ये व्यापक है, ये निजी व्यक्तियों के खिलाफ भी जाती है। यहाँ पर यह है कि ये केवल और केवल राज्य यानी कार्यपालिका के खिलाफ जारी की जा रही है, क्योंकि यहाँ पर अगर कार्यपालिका को जो निर्दिष्ट कर्तव्य है अगर वो नहीं पूरा करता तो परमादेश, और अगर ज़्यादा करता है तो अधिकार परीक्षा। इसके बाद जो तीसरे तरह की रिट्स हैं वो न्यायिक हैं, जुडिशियल है, यानी न्यायालयों के लिए जारी की जाती हैं। तो जो उच्चतर यानी हायर कोर्ट्स हैं वो लोअर कोर्ट्स के लिए, अपने अधीनस्थ न्यायालयों के लिए, अपने सबऑर्डिनेट न्यायालयों के लिए जारी करते हैं। वो कौन सी है? प्रतिषेध, यानी वो कोई अगर कार्रवाई कर रहे हैं, कोई सुनवाई कर रहे हैं तो कहा जाता है कि आप रुक जाइए, और या फिर उत्प्रेषण, है ना, उनसे कहा जाता है कि आप इसको मत सुनिए बल्कि इसको हमारे पास भेज दीजिए, यानी लोअर कोर्ट से हायर कोर्ट में।
अधीनस्थ न्यायालय से उच्चतर न्यायालय में ये रिट जारी करके अपने के पास केस मंगवा लिया जाता है, तो उसको कहते हैं उत्प्रेषण। ठीक है, तो यहां पर भी आपने कोई डिटेल नहीं किया, बल्कि आपस में सबको, अब यहां पर देखिए कितनी अच्छी तुलना बन गई है आपकी कि ये सार्वभौमिक रिट है, यानी सबसे ज्यादा कवर करती है क्योंकि इसमें निजी आदमी भी शामिल है, इसमें सिर्फ कार्यपालिका शामिल है और इसमें सिर्फ जो अधीनस्थ न्यायालय हैं उनके लिए ये रिट जारी की जा रही है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि ये जो सारी रिट्स हैं ये मनुष्य के जो मूलाधिकार हैं उनको किसी के द्वारा भी जो उल्लंघन होने की दशा है या उल्लंघन होने की संभावना है उसको निर्मूल करते हुए संवैधानिक उपचार मनुष्य को उपलब्ध कराती है और इसीलिए इसको तथाकथित संविधान की आत्मा कहा जाता है। खैर, अगले सवाल पे आते हैं हम लोग। अगला सवाल हमारा है कि कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांतों पर टिप्पणी कीजिए। यहां पर सीधे सीधे आपसे पूछा गया है कि कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत बताइए। तो कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत में आपको मालूम होना चाहिए कि कौटिल्य का जो सप्तांग सिद्धांत है, ठीक है, तो कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांतों में जैसे राजा या स्वामी, आमात्य, जनपद, दुर्ग, कोश, है ना, इस तरह के जो उसके अंग हैं ये आपको उपलब्ध कराए गए हैं ना। तो यहां पर ओके आपका, यानी सप्तांग सिद्धांत को सीधे बताइए। कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में राज्य के 7 अंगों का निरूपण किया है, जैसे राजा या स्वामी, ठीक है ना, आमात्य, जनपद, दुर्ग, कोश, दंड, मित्र, ये सारी चीजें, ठीक है। ये 7 सिद्धांत उन्होंने बताने की कोशिश की। अब यहां पर आप बहुत डिटेल नहीं करना है क्योंकि आपको मालूम है कि अगर आप बहुत डिटेल करेंगे तो स्वाभाविक है कि फिर आप जो आंसर है उसकी जो शब्द सीमा है वो बहुत अधिक बढ़ जाएगी, ठीक है ना। तो यहां पर आप कह सकते हैं कि जो राजा है इसको, राज्य की जो तुलना है उन्होंने एक साव्ययी मानव के रूप में की है, एक साव्ययी संस्थान के रूप में की है, जिसमें उन्होंने राजा या स्वामी को मस्तक बताया है ना, सबसे जो फोरहेड है वो उन्होंने किसको बताया, स्वामी या राजा को, ठीक है। जो आमात्य है, यानी जो जिसको आपने कहा कि मंत्री है, ये जो मंत्री या आमात्य है ये वास्तव में उस महामानव की आंखें हैं, ठीक है। तो जो जनपद है ये उसकी जांघें या पैर हैं, ठीक है। तो जो दुर्ग है, यानी जो फोर्स जिनके बारे में बताया गया, दुर्ग जिनको कहा गया है ना, दुर्ग वास्तव में क्या है, वो भुजाएं हैं, है ना। तो इस तरह से जो इनके बारे में अलग अलग कौटिल्य ने अपनी बातें रखी हैं, है ना, उनको आपको बताना बहुत जरूरी है ना। जैसे कोश, है ना, ये उसकी जाहिर सी बात है कि उसके भुजाएं हैं, है ना। तो जो दंड है ये उसकी ताकत है, शक्ति है, उसके अंदर की जो इन्नेट पावर है ना, उस इन्नेट पावर की बात करती है। मित्र जो है ये कान है ना। तो इस तरह से महामानव के विभिन्न अंगों के आधार पर उन्होंने इसकी व्याख्या की। इनको ही मिला करके अंत में राज्य का निर्माण होता है, लेकिन उसके केंद्र में कौन होता है, राजा या स्वामी, ठीक है। और वही आमात्य की मदद से, क्योंकि आमात्य को हमने बताया ना कि वो उसकी आंखें हैं, तो इनकी मदद से वो इस पूरे इलाके में, है ना, पूरी सुरक्षा के साथ ना दंड नीति अपनाते हुए करता है राज्य या शासन करता है, जिसमें उसको मित्र का सहयोग होना चाहिए और साथ ही साथ पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कोष होना चाहिए, ठीक है। इस तरह से उन्होंने सप्तांग सिद्धांत का निरूपण किया और यही बात आपको सीधे सीधे बता देनी है, ठीक है। यहां पर अगर आपके पास शब्द बचते हैं तो आप ये बता सकते हैं कि इसी प्रकार से जो सप्तांग सिद्धांत है वो मनु ने भी प्रतिपादित किए थे, लेकिन कौटिल्य ने उसे बहुत ही विश्लेषणात्मक ढंग से इसको रखा सबके सामने, ठीक है। अगला सवाल हमारा है कि राज्य विधायिका से पारित विधेयक पर राज्यपाल के प्राधिकार को स्पष्ट कीजिए, है ना। इसका मतलब हुआ कि जो स्टेट लेजिस्लेचर से प्राप्त जो विधेयक होते हैं, जो राज्य विधेयक हैं ना, केंद्र के विधेयक, संसद के विधेयक नहीं, राज्य विधानसभा, विधान परिषद, राज्य विधानमंडल के जो विधेयक हैं, इस पर ऐसा जो गवर्नर है ना जो गवर्नर है इसकी क्या भूमिका होती है। तो आप जानते हैं कि जो स्टेट विधानमंडल है, राज्य विधानमंडल होता है, उसमें विधानसभा जरूरी हो तो विधान परिषद और राज्यपाल ये शामिल होते हैं।
तो जाहिर सी बात है कि कोई विधेयक एक्ट बनने से पहले तीनों ही स्टेजों से, अगर विधान परिषद है तो, अन्यथा फिर 2 स्टेज यानी विधानसभा और गवर्नर से पारित होना या इनकी सहमति आवश्यक है। लेकिन जो गवर्नर है वो सहमति दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है। ठीक है, इसके अलावा क्या कर सकता है? ये तो हो गए बहुत सीधी सी बात, हाँ या ना में जवाब। अगर दे देगा तो स्वाभाविक है कि वो सहमति देने के साथ साथ वो जो विधेयक है यानी जो बिल है वो एक्ट बन जाएगा। ठीक है, नहीं देता तो बात ही खत्म हो गई। तो ये 2 तो बहुत सरल सरल सी चीज़ है। इसके बाद वाली चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, जैसे वो क्या करेगा कि अपनी तरफ से कोई आपत्ति लगा करके और वापस भेज देगा। अगर वहां से यानी विधानमंडल से फिर से पारित होता है तो भी जरूरी नहीं है, वो बाध्य नहीं है राष्ट्रपति की तरह कि वो उस पर हस्ताक्षर करे या सहमति दे। ठीक है, इसके अलावा वो क्या कर सकता है कि वो किसी भी विधेयक को आरक्षित कर सकता है राष्ट्रपति के लिए। ठीक है, लेकिन यहां पे ध्यान रखना है कि गवर्नर की ये सारी पावर वो धन विधेयक पर उपलब्ध नहीं है ना, यानी धन विधेयक पर उसको जो अपनी कॉन्सेंट है वो देना ही होता है। इसी तरह से अगर राज्य किसी जमीन को टेक ओवर करता है, राज्य किसी भूमि का अधिग्रहण करता है, ठीक है, या कोई इंटरस्टेट व्यापार, अंतरराज्यीय व्यापार से जुड़ी हुई कोई बात है, उससे संबंधित विधेयक है, तो उसे राष्ट्रपति की इजाजत के लिए वो आरक्षित ही करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, अब उसके बाद वो राष्ट्रपति कैसा निर्णय करता है, इसके आधार पर राज्यपाल का जो दृष्टिकोण है वो निर्धारित होता है। राष्ट्रपति उस पर सहमति दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता। अगर राष्ट्रपति ने सहमति दे दी तो वो कानून बन जाएगा, और अगर नहीं दी तो स्वाभाविक है कि वो आरक्षित रहेगा। अब यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिसको कि आपको अब जरूरी है लिखना, वो है अभी 2025 में एक केस तमिलनाडु का आया था। तमिलनाडु के केस में 10 ऐसे विधेयक थे जिसको राज्यपाल ने रोक रखा था। तो इसको हमेशा ध्यान रखें कि इस बात को लिखने के लिए आपके पास थोड़े 10-20-25 शब्द रहने जरूरी हैं, तभी लिख पाएंगे कि तमिलनाडु के विधेयकों पर सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि राज्यपाल या राष्ट्रपति विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को अनिश्चित काल तक नहीं रोक सकते। ठीक है ना, उनको इस पर एक निश्चित अवधि में अपने जो कंसेंट है, अपनी जो सहमति है, अपनी जो प्रतिक्रिया है वो देनी ही होगी, और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो बिना उनकी कंसेंट के ही विधेयक को अधिनियम मान लिया जाएगा, यानी मान लिया जाएगा कि वो पारित हो गया। ये बहुत बड़ा डिसीजन तमिलनाडु का था, जो तमिलनाडु के प्रश्न पर था, जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया। इसी को आधार बना करके माननीय राष्ट्रपति ने, है ना, अपने अधिकार का जो उनके पास 143 में है, यानी सुप्रीम कोर्ट से राय लेने का, उन्होंने 14 पॉइंट के ऑब्जेक्शन उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट के सामने रखे कि क्या संविधान में ऐसा कहीं लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति या राज्यपाल वो एक निश्चित समय सीमा में ही अपनी जो प्रतिक्रिया है या अपनी सहमति या असहमति है ना, वो देने के लिए बाध्य है। और दूसरी बात कि ये तो संविधान में कहीं है ही नहीं कि राष्ट्रपति और राज्यपाल के बिना सहमति के कोई भी बिल यानी कोई भी विधेयक वो कानून बन जाए। ठीक है, अब ये मुद्दा आज भी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि जब तक आप इस अपडेटेड बात को नहीं लिखेंगे तब तक आप राज्य विधेयक पर गवर्नर की जो प्रक्रिया है, ये सवाल को मान के चलिए कि ये पूरा नहीं होगा। इसीलिए आपको तमिलनाडु का जो परिप्रेक्ष्य है ये उठाना पड़ेगा, और इस पर जो ऑब्जेक्शन किया है राष्ट्रपति ने उसको भी संक्षेप में आपको बताना होगा, क्योंकि ज़्यादा यहाँ पर लिखने का वक्त तो नहीं रहता है, लेकिन आपको उसके तरफ ये इशारा करना पड़ेगा कि आप इसके जो अपडेटेड कह सकते हैं कि स्थिति है उससे आप वाकिफ़ हैं, उसको आप जान रहे हैं। अब इसके बाद हम कुछ सवाल देखेंगे जो 200 शब्दों में हैं। जैसे एक प्रश्न यहां पर दिया गया, मूलाधिकार और नीति निर्देशक तत्व में अंतर, है ना, डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। मूलाधिकार और मूल कर्तव्य अंतर। अब यहां पर आपको सिर्फ पॉइंट वाइज लिखना है, आपको मूलाधिकार और मूल कर्तव्य कहां कहां दिए गए ये सारी बातें नहीं बतानी है, आपको सीधी बात करनी है, क्योंकि आपके पास इतने अंतर हैं कि अगर आप सीधी बात नहीं करेंगे तो ये पूरा नहीं हो पाएगा, और पॉइंट वाइज नहीं लिखेंगे तो। सबसे पहली बात तो ये कि जो मूलाधिकार हैं ये हमने अमेरिका से लिए हैं, ये हमने आयरलैंड से लिए हैं। ये दोनों ही अधिकार हैं मनुष्य के,
यद्यपि राज्य के प्रति से देखें, अगर राज्य की दृष्टि से देखें तो दोनों कर्तव्य हैं, लेकिन ये ऐसे अधिकार हैं मनुष्य के, मतलब नागरिकों के, जिनके लिए हमें न्यायालय की जो उपचार हैं, संवैधानिक उपचार हैं, वो उपलब्ध हैं, लेकिन इसके लिए संवैधानिक उपचार उपलब्ध नहीं है। यानी ये न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है, न्यायालय द्वारा लागू कराया जा सकता है, लेकिन इसको न्यायालय के द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। ये व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास के लिए इंपॉर्टेंट हैं, यानी ये इंडिविजुअल डेवलपमेंट के लिए जरूरी हैं, ये सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जरूरी हैं। ये जो राजनीतिक लोकतंत्र है उसके लिए अपरिहार्य हैं, तो ये जो सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र है इसके लिए जरूरी है। ठीक है, अब यहां पर ध्यान रखना है कि दोनों ही अपने आप में एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री हैं, ना कि एक दूसरे के विरोधी, क्योंकि दोनों में यह कहा गया था मूल संविधान में कि अगर कहीं दोनों में किसी प्रकार का द्वंद्व हो तो ऐसी स्थिति में फंडामेंटल राइट को प्रिवेल किया जाएगा और डायरेक्टिव प्रिंसिपल को नहीं। लेकिन इसको बहुत ही स्पष्ट शब्दों में अब सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है कि अनुच्छेद 39 BC का जो मूला डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, इससे संबंधित जो नीति निर्देशक तत्व हैं, ये मूलाधिकारों पर प्रभावी होंगे। जब तक आप इस बात को नहीं मेंशन करेंगे, ये आपका जो अंतर है वो पूरा नहीं हो पाएगा। इस बात को जब आप लिखेंगे तो ये आपके 7-8 पॉइंट बनेंगे और इन्हीं 7-8 पॉइंट में आपका ये आंसर कंप्लीट होगा और फिर आपको जो मार्किंग होगी वो निश्चित रूप से 12 में से आपको 9, 10, 11 कुछ भी मिल सकता है। लेकिन अगर आप इन सब बातों को ना लिख करके सिर्फ ये बताते रहे कि फंडामेंटल राइट यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है, तो कुल मिलाकर के जनरली देखा जाता है कि सिर्फ एक ही पॉइंट आप लोग लिखते हो, वो है कि फंडामेंटल राइट न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है और ये न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। इसके अलावा आप कोई और अंतर ही नहीं बताते हो। तो जब इसके अलावा अंतर नहीं बताएंगे तो आपको कितने मार्क्स मिलेंगे? मान लेते हैं कि इसके 6 अंतर दिखाई पड़ते हैं, तो 2-2 मार्क्स के 1 अंतर हुए। आपने एक ही अंतर लिखा है तो 2 नंबर ले लीजिए 12 में से। जबकि आपकी अपेक्षा ये रहती है कि 12 नंबर का प्रश्न है, हमने तो पूरा 2 पेज लिखा, तो स्वाभाविक है कि हमको कम से कम 6-7 नंबर तो मिल ही जाने चाहिए। ऐसा नहीं होता है। कमीशन में हमेशा जो मार्किंग होती है वो इस बात पर होती है कि आंसर के कौन कौन सी जो कसौटियां हैं उनको आपने पूरा किया है। अगर आपने कसौटियों को पूरा किया है तो मार्क्स पूरे मिलेंगे, अगर नहीं किया तो पूरे कटेंगे। जैसे अभी हमने उदाहरण दिया कि मान लेते हैं इसमें 6 बड़े अंतर हैं और 12 नंबर का ये सवाल है, तो स्वाभाविक है कि 2-2 नंबर में उन्होंने इसको डिवाइड कर दिया। अब आप जितने अंतर लिखोगे उतने हिसाब से 2 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर मिलते जाएंगे। नहीं तो पता चला कि आपने एक ही अंतर लिखा है कि परिवर्तनीय है या नहीं परिवर्तनीय है, तो 2 नंबर, काम खत्म। और आपने सारे लिख दिए तो आपको निश्चित रूप से 11 नंबर तक मिल सकते हैं, 11.5 नंबर तक भी मिल सकते हैं। ठीक है, बाकी तो आप जानते हैं कि थोड़ा सा जो एग्जामिनर है उसका अपना कोटा होता है। ठीक है, अगले आंसर पर चलते हैं। वो है कि केंद्र राज्य संबंध के 3 प्रारूपों से संबंधित प्राविधानों पर प्रकाश डालिए। केंद्र राज्य संबंध से संबंधित, तो यहां पर सेंट्रल स्टेट रिलेशन की बात हो रही है। केंद्र राज्य संबंध से संबंधित प्रारूप, तो 3 प्रारूप हैं, है ना। एक है विधायी, दूसरा है कार्यकारी और तीसरा है वित्तीय। ये 3 प्रकार के प्रारूपों में संबंध व्याख्यायित किए गए हैं अनुच्छेद 239 से लगा करके 293 के बीच। अब आप बताना शुरू करिए कि विधायी संबंध में कौन कौन सी बातें हैं। तो इसमें खासतौर से 249 का जिक्र जरूर करिएगा, है ना, क्योंकि 249 और 250 ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्योंकि आपातकाल में 250 और गैर आपातकाल में राज्यसभा की सहमति पर 249 के आधार पर केंद्र को यानी संसद को राज्य सूची पर भी कानून बनाने का अधिकार मिल जाता है। ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है विधायी वाले में। दूसरा, जब कार्यकारी बताते हैं तो कार्यकारी में आप ये ध्यान रखिएगा कि जो भी केंद्र के द्वारा आदेश दिए जाते हैं उस प्रकार के कार्यकारी आदेशों को अगर पालन नहीं किया गया तो ऐसी स्थिति में 356 के लिए आधार बन जाता है। ठीक है ना, जो आप अक्सर सुनते रहते होते हैं कि केंद्र नागरिकता कानून ला रहा है, CAA ला रहा है या बफ ला रहा है, तो आप सुनते हैं कि कुछ जो राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं वो बोलते हैं कि इसको हम लागू नहीं होने देंगे, ना कुछ भी हो जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। ये सब पॉलिटिकल नैरेटिव हैं। कानूनी दृष्टिकोण से, संवैधानिक दृष्टिकोण से वो इसको मना नहीं कर सकते। अगर मना करते हैं तो 356 के लिए आधार तैयार हो जाता है और अगर जरूरत पड़े तो 356 लगाया जा सकता है। ठीक है, और वित्तीय वाले में भी जरूर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि वित्तीय संबंधों के लिए जो केंद्र अपने संसाधनों का बंटवारा करता है वो 2 आधार पर करता है, एक नीति आयोग के आधार पर, एक वित्त आयोग के आधार पर। ध्यान रखना है कि नीति आयोग का संबंध इससे नहीं है।
ठीक है, क्योंकि संविधान में केवल फाइनेंस कमीशन की बात की गई है ना, वित्त आयोग की बात की गई है। जो वित्त आयोग आपको अनुच्छेद 280 में बताया गया है, उसके आधार पर जो बंटवारा होता है वही संवैधानिक बंटवारा है। बाकी जो नीति आयोग, जिसको पहले योजना आयोग कहते थे, उसके आधार पर जो बंटवारा किया जाता है वो वैवेकिक अनुदान है, डिस्क्रिशनरी एड है। ठीक है, तो डिस्क्रिशनरी एड का प्रोपोर्शन ज्यादा होता है और फाइनेंस कमीशन का प्रोपोर्शन कम होता है। यही सबसे बड़ा सूत्र है जिसके कारण से जो राज्य हैं वो केंद्र के साथ जुड़े होने के लिए बाध्य होते हैं, और ये हमारी राष्ट्रीय एकता अखंडता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है। इस तरह से आप 200 शब्दों में इस प्रकार का जो आंसर है वो बता सकते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का महत्व बताते हुए स्पष्ट कीजिए कि क्या इसमें संशोधन किया जा सकता है। इस प्रश्न के दो भाग हैं। एक तो इन्होंने क्या किया है, प्रस्तावना का महत्व पूछा है, और दूसरे वाले में इसमें पूछा है कि क्या ये संशोधनीय है कि नहीं। ठीक है ना, ये सवाल। तो यहां पर सबसे पहले महत्व बताइए। महत्व ये बताइए कि हमारे पास, अब आप यहां पर संविधान की जो प्रस्तावना है उसको लिखने मत बैठ जाइए, ना उसका इतिहास लिखिए, बल्कि सीधे सीधे बताइए कि संविधान की प्रस्तावना का महत्व ये है कि अगर प्रस्तावना नहीं होती तो हमको अपने शासन व्यवस्था या जो राज्य व्यवस्था है उसके जो मूल आदर्श हैं, राज्य के जो मूल अधिकार हैं, राज्य के, है ना, मतलब राज्य के पास जो अथॉरिटी है, प्राधिकार है, और जो यहाँ के मनुष्यों के जो अधिकार और कर्तव्य हैं, इनकी व्याख्या नहीं की जा सकती थी। ठीक है ना। इसी तरह से हमको प्रस्तावना से ही पता चलता है कि जो संप्रभुता है, यानी यहाँ की जो अल्टीमेट डिसीजन मेकिंग पावर है, वो वास्तव में यहाँ की जनता में निहित है। यहाँ के शासन का स्वरूप समाजवादी और पंथनिरपेक्ष है। यहाँ पर लोकतंत्र और गणतंत्र दोनों का ही समायोजन किया गया है, केवल लोकतंत्र या केवल गणतंत्र अकेले अकेले नहीं। इसी तरह से स्वतंत्रता, समानता, न्याय, बंधुत्व, है ना, इन सब की व्यवस्था की गई है, यानी सब एक प्रकार से राज्य के कर्तव्य और मनुष्य के अधिकार हैं। लेकिन मनुष्य का भी कर्तव्य है कि वो एकता और अखंडता, ये सारी चीजें तभी मिली रहेंगी जब वो एकता और अखंडता और मानव गरिमा का ध्यान रखे। इसके अलावा इसी प्रस्तावना से पता चलता है कि ये संविधान हमारा कब अडॉप्ट किया गया और कब इसे लागू किया गया। ठीक है, ये सारी बातें हमारी किस में आती हैं, इसके महत्व में, क्योंकि जब तक प्रस्तावना नहीं होती हम इनके बारे में नहीं जान पाते। अब जब बात संशोधन किया है तो यहां पर दो केस का जिक्र करिए, एक बेरूबारी का केस और दूसरा केशवानंद भारती का केस। बेरूबारी के केस में कहा गया था कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, इसलिए इसमें संशोधन नहीं हो सकता। लेकिन 1973 में केशवानंद भारती केस में कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, इसलिए इसमें भी संशोधन हो सकता है, लेकिन ध्यान रहे मूल ढांचे को छोड़ करके, मूल ढांचे को अप्रभावित रखते हुए। और यही कारण है कि केशवानंद भारती केस के बाद, यानी 1973 के बाद 1976 के 42वें संशोधन में इसमें संशोधन करते हुए इसमें सेकुलरिज्म, सोशलिस्ट सेकुलरिज्म एंड इंटीग्रिटी, ये शब्दावलियां जोड़ी गई। इस तरह से आप प्रस्तावना का जो सवाल है ये पूरा कर पाएंगे और तभी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। यहाँ कहीं भी अगर आपने कहीं कोई कटौती की, महत्व की जगह पर प्रस्तावना का क्या डिटेल बताने लगे, संप्रभुता क्या होती है, पंथनिरपेक्षता क्या होती है, ये अगर आप बताने लगे तो आपका पेज तो जरूर भर जाएगा, लेकिन मार्क्स बिल्कुल नहीं मिलेंगे, क्योंकि आपका जो आंसर है वो प्रश्न की कसौटी पर सही ढंग से नहीं खरा उतर रहा है। अगला प्रश्न दिया गया था कि राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति को स्पष्ट करते हुए बताइए कि न्यायालय में इसको चुनौती दी जा सकती है। तो आपको मालूम है कि राष्ट्र जो कोई भी अपराध होता है या किसी प्रकार का भी मामला होता है तो वो लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पर जाकर के फाइनल हो जाता है। अब सुप्रीम कोर्ट के बाद किसी प्रकार के दंड को राष्ट्रपति के पास एक मर्सी पिटीशन के माध्यम से ले जाया जा सकता है। तो यहाँ पे पहली बात इंपॉर्टेंट बता दीजिए कि राष्ट्रपति वो कोई सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ अपीली न्यायालय नहीं है, बल्कि वो प्रथम नागरिक होने के नाते उसके सामने हम दया याचिका के माध्यम से जा सकते हैं, और इस दया याचिका के माध्यम से वो उस दंड का स्वरूप बदल सकता है, उसको सस्पेंड कर सकता है, उसको थोड़ी देर के लिए विलंबित कर सकता है, उसका जो नेचर है वो परिवर्तित कर सकता है, या फिर पूरी तरह से माफ कर सकता है, चाहे वो मृत्युदंड ही क्यों ना हो, फांसी की सजा ही क्यों ना हो। यहां बताने के बाद आप फिर स्पष्ट करेंगे कि वस्तुतः
वो कैसा निर्णय करता है, इसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट में जाकर के पुनर्याचिका लगा सकते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि राष्ट्रपति के निर्णय को न्यायालय के द्वारा चुनौती दी जा सकती है। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने, जो सुप्रीम कोर्ट है, इसने एज सच जो इस प्रकार की बात है ना, वो उन्होंने एक तो मारूराम वर्सेस भारत संघ है ना, ये 1980 का है इस केस में। और सबसे ज्यादा पॉपुलर जो है वो है केहर सिंह का केस, केहर सिंह बनाम भारत संघ, ये 1988 का केस है। इन दोनों ही मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि अगर राष्ट्रपति अपनी क्षमादान शक्ति का प्रयोग करते समय जो प्रक्रिया अपनाई जाती है उस प्रक्रिया का पालन नहीं किया हो, या फिर भेदभावपूर्ण निर्णय लिया हो, या फिर राष्ट्रपति के समक्ष सारे तथ्य स्पष्ट रूप से नहीं रखे गए हों, इन आधारों पर, ये 3 आधार हैं, प्रक्रियात्मक आधार है, तथ्यात्मक आधार है और भेदभावपूर्ण ना होने का आधार है, मतलब किसी प्रकार का जो मैलाफाइड इंटेंशन ना हो, इन 3 आधारों पर उसको क्या किया सकता है, राष्ट्रपति के निर्णय को चुनौती दी जा सकती है सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति के जो क्षमादान का निर्णय है उसको बदल सकता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, खास तौर से केहर सिंह का मामला। ठीक है, आगे का एक प्रश्न और है, वो है कि एकात्मक और संघात्मक व्यवस्था में अंतर बताइए ना। आपको मालूम है कि एकात्मक या यूनिटरी सिस्टम और दूसरी तरफ संघात्मक मतलब फेडरल सिस्टम, इनके बीच में अंतर पूछा गया है। आपको बताना है कि एकात्मक व्यवस्था का जो मॉडल है वो है ब्रिटेन और इसका मॉडल है यूएसए। ठीक है, भारत ने दोनों जगहों से चीजें उठाई हैं, जैसे संसद की सर्वोच्चता यहां पर रखा गया, संविधान की सर्वोच्चता। ठीक है, लेकिन विधायिका और कार्यपालिका को आपस में मिलाया गया है, जबकि संघात्मक में तीनों ही जो अंग हैं वो अलग होते हैं और तीनों ही अंग अलग होने के साथ साथ उनमें चेक एंड बैलेंस यानी नियंत्रण और संतुलन का सिद्धांत अपनाया जाता है। एकात्मकता में जो सारी शक्ति है वो किसी एक संस्था यानी संसद में निहित होती है, लेकिन संघात्मक में केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का बंटवारा होता है और ये बंटवारा बाकायदा लिखित होता है। अगर इस प्रकार के बंटवारे को लेकर के किसी प्रकार का संशय या किसी प्रकार का मुद्दा उठता है, कोई मसला अगर उठता है, तो उसके लिए एक स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका होती है। ठीक है ना, इस तरह से आप एकात्मक और संघात्मक दोनों ही व्यवस्थाओं से जुड़ी हुई जो बातें हैं, है ना, वो पूरी बताएंगे। जैसे एकात्मकता में सिंगल सिटीजनशिप होती है, संघात्मकता में एक से अधिक सिटीजनशिप हो सकती है, नागरिकता हो सकती है। इस तरह की बातें बताने के बाद बताएंगे कि भारत में एकात्मक और संघात्मक दोनों ही व्यवस्थाओं से संबंधित जो विशेषताएं हैं वो मिलती हैं, और यही कारण है कि भारतीय संविधान जो है वो ना तो एकात्मक है और ना ही पूरी तरह से संघात्मक है, बल्कि वो एक क्वासी फेडरल या अर्धसंघीय संरचना है। ठीक है, इस निष्कर्ष के साथ ये आपका आंसर पूरा होगा। तो ये कुछ सवालों के जवाब और उनकी तथाकथित जो एक प्रकार की फॉर्मेटिंग है, किस तरह से कॉपी चेक की जाती है, इन सब पर हमने आपको बात की। और इसी प्रकार का वीडियो आपको आगे फिर दूसरे टेस्ट के बाद भी मिलेगा, तीसरे टेस्ट के बाद भी मिलेगा। जिस प्रकार के टेस्ट चलते जाएंगे वैसे वैसे ये वीडियो बनते जाएंगे। ये स्थिति आपकी न केवल नागरिक शास्त्र या राजनीति विज्ञान में होगी, बल्कि ऐसी ही स्थिति आपकी आएगी भूगोल में, ज्योग्राफी में और साथ ही साथ हिस्ट्री में। तीनों सब्जेक्ट से जुड़े हुई जो सोशल साइंस का विंग है, इन पर हम इसी प्रकार का वीडियो बना करके आपको देते जाएंगे। और इसी से आपकी जो कॉपी है उसका जो असेसमेंट आपको मिला है कि इतने ही मार्क्स क्यों मिले हैं, या इनमें और कौन कौन से आंसर लिखने चाहिए, या इनमें कौन कौन सी बातें और नहीं होनी चाहिए या और ज़्यादा होनी चाहिए, ये सारी बातों की जो दुविधा है वो आपकी इससे समाप्त होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।